आज बहुत दिनों के बाद अपराजिता को इतनी गहरी नींद आई थी। आंख भी उसकी तब खुली थी जब सुबह खाना बनाने वाली कमला ने घंटी बजाई। दरवाजा खोलकर वो फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई। तभी कमला ने उससे चाय के लिए पूछा। कितनी ही बड़ी पोस्ट पर वो पहुंच गई थी, पर आज भी बिना नहाए और भगवान के सम्मुख शीश नवाए, उनका आशीर्वाद लिए बिना एक निवाला भी मुंह में नहीं डालती थी। वो उठी और अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर भगवान के साथ कुछ क्षण बिताकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। वो भी बैठी ही थी कि हल्की कुनमुनी धूप की कुछ किरणें उसके मुखमंडल को स्पर्श करने लगी। वैसे भी नवंबर का महीना था। मौसम में सर्द हवाओं का आगाज होने लगा था। सुबह की हल्की हल्की धूप शरीर को भाने लगी थी। अपराजिता का तो वैसे भी ये सबसे मनपसंद मौसम था। काम की भागा दौड़ी में उसको यह सब एहसास अनुभव करने का समय ही नहीं मिलता था। पर आज जब समय थोड़ा सा मिला तो वो इन लम्हों को बटोरने का मुंह नहीं छोड़ पाई। कमला को उसने चाय नाश्ता सरकारी कोठी के लॉन में ही लगाने के लिए बोल दिया था। वह ये सब बोलकर बाहर आ गई। सरकारी कोठी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उनके अंदर लगे वृक्षों और पौधों के विन्यास देखते ही बनते हैं। इन सब के साथ मौसम में आने वाले तरह तरह के रंगीन फूल बगीचे की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। कमला चाय नाश्ता बाहर ही रख गई। फुर्सत के पलों में चाय के साथ अखबार पढ़ना उसकी पुरानी आदत में शुमार था। अखबार में किताबी कोना नाम का पृष्ठ पढ़ना उसको सबसे अधिक भाता था। आज भी सबसे पहले उसने वही पृष्ठ खोला था। वहां पर आज उसको अपने नाम पर ही आधारित लौट आओ अपराजिता शीर्षक पर लिखी पुस्तक की समीक्षा पढ़ने को मिली, जिसे किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था। पर पुस्तक की भाषा, कथानक और विन्यास की कई बड़े लेखकों ने उन्मुक्त प्रशंसा की थी। पुस्तक की इतनी प्रशंसा पढ़कर वो अपने आप को नहीं रोक पाई। उसने तुरंत लिंक पर क्लिक किया। वो अभी ऑर्डर करने ही वाली थी कि उसके घर की घंटी बजी। सोच में पड़ गई कौन होगा, क्योंकि इस शहर में तो उसकी जान पहचान वाला कोई भी नहीं रहता था। वैसे भी उसकी नौकरी ऐसी थी कि घर से भी कोई सूचित किए बिना नहीं आता था। वो कुछ और सोचती इससे पहले कमला ने आकर एक कोरियर उसके हाथों में थमा दिया। कोरियर को खोलते ही लौट आओ अपराजिता पुस्तक उसकी नजरों के सामने थी। भेजने वाले प्रेषक में शहर के बड़े बुक स्टोर का नाम और पता दिया था। जहां पर उसने फोन किया तो पता चला कि कोई व्यक्ति अपना नाम और पता बताए बिना अपराजिता तक ये पुस्तक जल्द से जल्द पहुंचाने का अनुरोध करके गया है। पुस्तक को खोलने पर उसने देखा कि लिखा तो उसको किसी अज्ञात लेखक ने था, पर प्रारंभिक पन्ने पर लिखी कुछ पंक्तियां जो कि इस तरह से थी कि ये पुस्तक जिसको समर्पित है वो उसके जीवन में पूर्व कर्मों का आशीर्वाद बनकर आई थी। पर वो दुनिया की चकाचौंध में सरलता से मिले इस आशीर्वाद का मान नहीं रख सका। अपने झूठे दंभ और गलत आदतों में पड़कर उसने उस पारस को हमेशा के लिए दूर कर दिया। पर आज भी वो अपनी अपराजिता की प्रतीक्षा में है, इसलिए वो बस इतना ही कहना चाहता है, लौट आओ अपराजिता। पता नहीं क्यों अपराजिता को ऐसा लग रहा था कि मानो ये पुस्तक उसके लिए ही लिखी गई है। उसने सोच लिया था कि आज का पूरा दिन वह इस पुस्तक को पढ़ने में बिताएगी। किताब पढ़ना प्रारंभ करते ही उसको लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी को ही पुस्तक के पन्नों पर उकेर दिया हो। अब उसे लगने लगा हो ना हो ये किताब कार्तिक ने लिखी है, जो कि उसकी जिंदगी में सुंदर स्वप्न बनकर आया था और पता नहीं कहाँ चला गया था। आज अपराजिता के मानस पटल पर अपनी जिंदगी की बहुत सारी स्मृतियां साथ साथ चलने लगी। उसकी जिंदगी का बीता हुआ एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अपराजिता, जैसा नाम वैसा ही उसका जिंदगी जीने का जज्बा। हार मानना तो मानो उसने सीखा ही नहीं था। खूब ही प्यारी, मासूम सी, सुंदर नैन नक्श वाली अपराजिता पूरे कॉलेज में अपने गायन और पढ़ाई में योग्यता के लिए जानी जाती थी। पढ़ाई के बाद उसका प्रशासनिक सेवा में जाने का मन था, जिसके लिए वो उसमें लगी भी रहती थी। गले में भी उसके माँ सरस्वती का वास था। कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। शहर के जाने माने उद्योगपति मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। कार्यक्रम में अपराजिता के कंठ से निकली सरस्वती वंदना ने उनको कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनका इकलौता पुत्र कार्तिक, जो कि माँ के लाड़ प्यार में और उनकी दौलत के नशे में चूर होकर उनके हाथ से निकला जा रहा था, उसके लिए उनको अपराजिता एक बेहतर जीवन संगनी के रूप में नजर आई। अपराजिता की आवाज और चेहरे की सौम्यता ने उन्हें अपने बेटे के भटकते कदमों को रोकने का रास्ता दे दिया था।
कार्तिक की लड़कियों के प्रति आसक्ति मनोहर लाल जी की अनुभवी आंखों से छुपी नहीं थी। अपने काम के सिलसिले में वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब वो घर पर होते और उस पर कभी लगाम कसने की कोशिश भी करते, तब पत्नी के लाड़ प्यार और आंसू रूपी हथियारों के आगे कमजोर पड़ जाते। आज अपराजिता को देखने के बाद कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये लड़की उनके बेटे की जिंदगी का रुख मोड़ देगी। बस फिर क्या था, ये विचार आते ही उन्होंने अपराजिता के बारे में सारी जानकारी पता की और पहुंच गए उसके घर। घर पर अपराजिता की माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। उसके पिता साधारण से क्लर्क थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार देने में कोई कोताही नहीं की थी। बहुत बड़े उद्योगपति होने के बाद भी मनोहर लाल जी अपराजिता के पिता से बहुत सादगी के साथ मिले। वैसे भी इतने बड़े उद्योगपति थे, जीवन में कोई अनुबंध कैसे तय कराना है ये उनको अच्छी तरह से आता था। यहाँ तो बात फिर भी उनके बेटे की जिंदगी की थी। अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार से उन्होंने अपराजिता के माता पिता का दिल जीत लिया। इतने बड़े नामी ग्रामी परिवार से रिश्ता आना अपराजिता के माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि अपराजिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, अपने सपनों का भी हवाला दिया, पर हर माँ बाप का जैसे कि सपना होता है कि उनकी बेटी को मायके से ज्यादा सुख सुविधा ससुराल में मिले, यही सोचकर वो लोग इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाए। उधर जब मनोहर लाल जी ने घर पर आकर बेटे कार्तिक और उसकी माँ के सामने कार्तिक के रिश्ते की बात कही, तब दोनों माँ बेटे को जैसे सांप सूंघ गया। मनोहर लाल जी ने तुरंत अपराजिता की फोटो को कार्तिक को पकड़ाया। फोटो देखकर कार्तिक भी अपराजिता की सुंदर चितवन की झलक में कहीं खो गया। तक उसने अपने आसपास उसकी दौलत की वजह से मंडराती, विचित्र परिधानों में सजी, नित नए फैशन को अपनाती सुंदरियां देखी थी, पर ऐसा विशुद्ध भारतीय सौंदर्य उसने कहीं ना देखा था। पिता की पसंद पर उसने भी मोहर लगा दी थी। उसको ये भी पता था अगर उसने इस बारे में कुछ भी ज्यादा बोला तो उसके पिता उसको जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। उसने अभी चुपचाप अपने पिता की बात मानकर आगे की योजना को क्रियान्वित करने की सोची। वैसे भी नई नई लड़कियों का साथ उसे हमेशा से भाता था, इसलिए उसने सोचा इस बार ऐसे ही सही। दोनों पिता और बेटी की सहमति देखकर मनोहर लाल जी की पत्नी भी कुछ न कर पाई। इस तरह अपराजिता इतने बड़े घराने की बहू बनकर इस घर में आ गई। अभी तक सब कुछ देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मनोहर लाल जी बहुत प्रसन्न थे। कार्तिक और अपराजिता की सुंदर जोड़ी पूरे खानदान में ही नहीं, शहर में भी चर्चा का विषय थी। अपराजिता का निर्दोष सौंदर्य कार्तिक को बांधने में कुछ हद तक सफल हो गया था। विवाह के बाद के मधुयामिनी के पल बहुत ही खूबसूरती से बीत रहे थे। अभी तक किसी को यह अंदाजा भी न था कि कार्तिक के दिमाग में क्या चल रहा है। विवाह के 2 महीने ही बीते थे कि एक दिन सुबह का निकला कार्तिक देर रात तक घर वापस नहीं आया था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब जगह फोन मिलाए गए। कार्तिक के मोबाइल का नेटवर्क भी एरिया से बाहर बता रहा था। इतने बड़े अमीर घराने के इकलौते वारिस का इस तरह से गायब होना पूरे शहर के लिए चर्चा का विषय था। बुद्धि कुछ और उलझती, इससे पहले ही मनोहर लाल जी को कार्तिक के अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी मिली। वो कुछ करते इससे पहले ही उनके पास एक अनजाने नंबर से फोन आया। फोन उठाने पर वो आवाज कार्तिक की ही थी। वो अपना देश छोड़कर किसी अनजाने देश में जा रहा था। उसने साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि मैं बंधकर रहने वालों में से नहीं। मैं ये शादी 7 जन्म जैसे बंधनों में भरोसा नहीं रखता। अभी मुझे पूरी दुनिया देखनी है। मेरे लिए अपराजिता सिर्फ मेरी एक योजना का हिस्सा थी। मैं तो बस इंतजार में था कि किसी तरह मेरे अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर हो जाए और फिर मैं आपके चंगुल से निकलकर कहीं चला जाऊं। शादी कराकर आपने मेरी राह आसान कर दी। इस शादी के 2 महीने में आपको लगा कि जैसे मैं अपने सब पुराने दोस्त और आदतें छोड़ चुका हूँ। ये आपकी गलतफहमी थी। मैं तो कब से आपके बैंक खातों की जानकारी जुटाना चाहता था, पर कामयाब नहीं हो रहा था। पर इन 2 महीनों में आप अपनी बहू के कारण मुझ पर भी विश्वास करने लगे और मेरा काम बन गया। उसकी ये सब बातें सुनकर मनोहर लाल जी और उनकी पत्नी तो जैसे जिंदा लाश बन गए। अपराजिता को देखते ही उनको लगा जिंदगी का सबसे बड़ा अन्याय तो वो उस मासूम के साथ कर बैठे हैं। वो अपनों को ही नहीं पहचान पाए थे। अपराजिता तो खुद जिंदगी के मजाक को नहीं समझ पा रही थी। आज उसकी जिंदगी का पहला प्यार, उसका सहचर, अकारण ही उसको धोखा देकर चला गया था। उसकी इस दशा पर अफसोस जाहिर करने उसके माँ बाप भी आए थे। उसकी हालत देखकर वो उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर अपराजिता ने तो हारना ही नहीं सीखा था।
उसने बहुत सोचा, फिर उसको अपने ससुर की आंखों में उमड़ती हुई बेचारगी और सास की शून्य में झांकती आंखों ने एक निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसने बहुत शांत भाव से अपने माँ पिताजी से बोला, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, पर आप लोगों की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अब मैं अपने निर्णय खुद लूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अपने आगे की पढ़ाई भी यहीं पर रहकर पूरी करूंगी। यह कहकर वो उनके सामने से चली गई और प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई करने में जुट गई। उसने दिन रात एक कर दिए। आखिर उसकी मेहनत सफल हुई और 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद वो प्रशासनिक अधिकारी बन ही गई। उसकी पहली नियुक्ति बनारस में हुई, जहां विदेशी सैलानी बहुत संख्या में आते हैं। यहाँ जाने से पहले जब वो सास ससुर का आशीर्वाद लेने आई तो ससुर ने हाथ जोड़कर अनजाने में किए अन्याय के लिए उससे माफी मांगी। सास भी बिलक बिलक कर रोने लगी। तब उसने बहुत विनम्रता से उन लोगों से कहा, मेरे साथ आप लोगों ने कोई अन्याय नहीं किया, ये तो शायद होना ही था और अब आने वाला वक्त ही मेरे साथ इंसाफ करेगा। साथ ही साथ उसने चलते हुए अपने सास ससुर से भी वादा किया कि वो कहीं से भी उनके बेटे को वापस उनके कदमों में लाने की पूरी कोशिश करेगी। एक रात को जब वो अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी तो नशे में धुत कुछ विदेश से आए लोगों को पकड़ा गया जो अफीम गांजा पी रहे थे। उनकी हालत नशे में बद से बदतर थी। उन्हीं में से एक जोड़ी आंखें उसको कुछ पहचानी सी लग रही थी। उन सभी को पकड़कर थाने में बंद कर दिया गया, पर उसका मन कहीं ना कहीं उन 2 आंखों की तरफ खिंचा जा रहा था। उसका संदेह बिल्कुल ठीक था, वो कोई और नहीं बल्कि उसको मझधार में छोड़ने वाला उसका सहचर जीवन साथी कार्तिक था, जिसको उसने पूरे हृदय से अपनाया था। आज उसकी ऐसी हालत थी कि खुद वो अपने आप से भी अनजान था। हवालात से छुड़ाकर अपराजिता ने उसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। उसकी मानसिक हालत जरा भी ठीक नहीं थी। किसी तरह अच्छे से अच्छे इलाज होने से कार्तिक बहुत हद तक ठीक हो गया था। जिस दिन उसको छुट्टी मिलनी थी उस दिन अपराजिता ने अपने सास ससुर को अपने पास बुला लिया था। हालांकि अपराजिता ने अब तक उनसे कुछ भी नहीं बताया था। वो उनको मंदिर के दर्शन कराने के बहाने जहां कार्तिक का इलाज चल रहा था वहां पर लेकर गई। जब उन दोनों की नजर अपने बेटे पर पड़ी तो जैसे मानो उनकी दुनिया ही बदल गई। दोनों के हाथ अपराजिता के सामने जुड़ गए। कार्तिक अब ठीक था, पर अपनी पुरानी जिंदगी के विषय में उसको कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उसको अपना पुराना वक्त भी याद आ जाएगा। अब उसको घर वापस ले जाया जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा था। कार्तिक को अपराजिता ने अपने सास ससुर को सौंप दिया था। साथ ही साथ दूसरी जगह स्थानांतरण के अपने आदेश भी दिखा दिए थे। उसकी सास उसको रोकना चाहती थी, पर ससुर ने ये कहकर कि अब उसको उसकी दुनिया जीने दो, वैसे भी हम उसके साथ स्वार्थवश बहुत ही अन्याय कर चुके हैं, बंधन मुक्त कर दिया था। पर आज इस पुस्तक ने उसकी सारी स्मृतियों को पुनः जीवित कर दिया था। पर उसको कहीं ना कहीं ये संतोष भी था कि अब कार्तिक शायद पूरी तरह ठीक होकर एक सृजनात्मक मार्ग पर चल पड़ेगा। पुस्तक के प्रारंभ और अंत में भी कार्तिक ने अज्ञात लेखक के रूप में अपनी प्रेयसी अपराजिता से वापस आने का कतार शब्दों में जो अनुरोध किया था, वो अपराजिता का दिल भेद रहा था। पुस्तक के आखिर में लिखे वो शब्द जिनमें लिखा था कि अपराजिता, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तुम्हारे मेरा इलाज कराने के बाद और मेरे जीवन से जाने के बाद मुझे इस जीवन को जीने का मर्म समझ में आया। तब से आज तक मैंने एक तपस्वी का जीवन जिया है। माना मेरा गुनाह क्षमा योग्य नहीं है, पर मैं आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपराजिता हो, मतलब दुर्गा का दूसरा रूप, जो हर तरफ से अपराज्य है, दूसरी तरफ क्षमा भी करना जानती है। कहीं ना कहीं उसको अपनी जिंदगी के पहले प्यार की तरफ खींच रहे थे। वैसे भी कार्तिक उसका पहला और आखिरी प्यार दोनों था। कार्तिक के बाद उसके मन में किसी पुरुष का ख्याल भी नहीं आया था। एक बार उसने कार्तिक से मिलने का फैसला किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि कार्तिक और अपराजिता दोनों अपने अपने हिस्से का अज्ञातवास भोग चुके हैं। अब उम्र की इस दहलीज पर उसका मन भी थोड़ा विश्राम करना चाहता था। वो अपने प्रथम प्यार को एक मौका देना चाहती थी। यह सब सोचकर उसने कोरियर पर लिखे बुक स्टोर का नंबर पुनः मिलाने का प्रयास किया, क्योंकि उसको पक्का यकीन था कि उनके पास कार्तिक का पता अवश्य होगा। ये थी कहानी लौट आओ अपराजिता। कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी एक ऐसी स्त्री की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने सपनों को अपने दम पर सच कर दिखाया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो या इस कहानी से संबंधित कोई भी विचार हो तो हमें जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।